Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. तो अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि उस जिंदगी में इतना कुछ मैंने सीखा है जो मुझे नहीं लगता था मैं अपनी 44 साल की जिंदगी में सीख पाऊंगा। मैं 1980 में पैदा हुआ था, देश बहुत ही अलग था उस समय पे, आज बहुत अलग है। एंड उस रास्ते को नापते हुए, चलते हुए, whatever I've learned, I would want to share with you and leave you with 3 lessons that have really helped me look at life very differently. क्योंकि बहुत आसान होता है जिंदगी की भसड़ नहीं बोलूंगा, बट जिंदगी की जो भी मुश्किलें होती हैं, जो भी तकलीफें होती हैं, जो भी रोजमर्रा की जिंदगी होती है, बहुत आसान होता है उसमें फंस जाना एंड एक पर्सपेक्टिव लूज कर देना कि जिंदगी बहुत बड़ी है। एंड आई लीव यू विद वन ऑफ द फेवरेट मूवीज ऑफ माइंड, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एंड उसमें से एक कहानी विच आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू रिलेट टू सम लेवल और नॉट। तो मैं बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुआ। 1980 में, हम कश्मीर से बिलोंग करते हैं लेकिन मैं कभी कश्मीर में रहा नहीं। माँ पापा जैसे ही उनकी शादी हुई वो दिल्ली मूव हो गए, तो 1980 में आई वाज बोर्न एंड टेक्निकली दिल्ली का ही लड़का हूँ, विच इज अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग इन मेनी वेज। एंड बहुत मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग। पापा जिंदगी भर फार्मा इंडस्ट्री में नौकरी करते थे, सेल्स एंड मार्केटिंग में। माँ एक लोकल प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी टीचर थी। हमेशा किसी ना किसी रूप में पैसे की तकलीफ हमेशा थी, कोई ना कोई कर्ज चल ही रहा होता था, कभी ना कोई दरवाजा खटखटा ही रहा होता था कि कब पैसे देंगे, कब पैसे देंगे। एंड मेरी एक छोटी बहन है, 6 साल छोटी। तो अगर कोई भी हमारे परिवार को देखता तो कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि यार इसमें से कुछ तो नया, कुछ तो अनोखा, कुछ तो अलग निकलेगा। बहुत ही साधारण सा परिवार, लेकिन उस पूरे साधारण परिवार के बीच में मेरी जिंदगी के लिए अरमान बहुत बड़े थे। एंड आई डोंट नो वेयर आई गॉट इट फ्रॉम। माँ पापा भी आज तक बहुत सरप्राइज रहते हैं दैट हाउ वर यू सो एम्बिशियस व्हेन देयर वाज नथिंग गोइंग फॉर अस। तो बहुत ही जल्दी, आई थिंक अराउंड 7th और 8th क्लास में, मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत पक्का प्लान बना दिया था कि माँ पापा, मैं अपनी जिंदगी में ये करने वाला हूं एंड आप बस देखिए, मैं करके रहूंगा। एंड मैंने उनको 3 चीजें बोली थी जो मैं करूंगा। नंबर 1, मैंने बोला था कि मैं यूएस जाके पीएचडी की डिग्री करूंगा। मुझे बनना था साइंटिस्ट। यहां कितने इंजीनियर हैं? संदीप जी को छोड़ के, इनके नाम में ही इंजीनियर है। हाँ, तो मुझे इंजीनियरों से बहुत नफरत थी। मुझे लगता था कि इंजीनियर ना बिक गए। आप पीएचडी करके साइंटिस्ट बनके साइंस की पूरी कला को अपनी पूरी जिंदगी दे सकते थे, लेकिन आपने बोला नहीं, हम इंजीनियर बनेंगे, हम मशीनें बनाएंगे, लोगों से पैसे कमाएंगे। तो मुझे लगा कि इंजीनियर तो नहीं बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, और अगर मुझे पीएचडी की डिग्री करनी है देन आई वांट टू डू इट फ्रॉम द यूएस, जो सबसे बेस्ट जगह है करने वाली। गोल नंबर 2, स्टेप नंबर 2, मुझे पीएचडी करनी थी स्पेस साइंसेज में। मुझे बनना था स्पेस साइंटिस्ट। एंड एज ए स्पेस साइंटिस्ट सिर्फ एक ही जगह थी जहां मुझे अल्टीमेटली काम करना था, नासा। मेरा अरमान था कि मैं नासा में स्पेस साइंटिस्ट बनूंगा एंड शाहरुख खान जैसे एक ऐसी ही स्वदेश करके मूवी होगी जहां मैं भी होऊंगा एंड जो भी सो। एंड गोल नंबर 3, स्टेप नंबर 3, एज अ स्पेस साइंटिस्ट वर्किंग एट नासा, अल्टीमेटली मुझे सिर्फ एक ही जगह पे जाके काम करना था, और वो जगह थी मार्स। ये एलॉन मस्क से पहले की बात है, ये शाहरुख खान मूवी स्वदेश से पहले की बात है। मार्स उस समय पे स्पेस रिसर्च का सबसे बड़ा स्तंभ था। तो आई वांटेड टू गो टू मार्स एंड एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट रिटायर देयर, परहैप्स इवन डाई देयर। ये 3 गोल मेरी जिंदगी के ओनली गोल्स थे। आई वाज सुपर क्लियर दैट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। मैं बिल्कुल वो अर्जुन की आंख वाला, अगर मैं देखूं कि तुम्हें क्या दिख रहा है अर्जुन, तो मुझे ना आसमान दिखता है, ना तारे दिख रहे हैं, ना कुछ और दिख रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने गोल दिखते थे। एंड दैट वाज व्हाट आई वर्क टुवर्ड्स। 11वीं और 12वीं कक्षा में साइंस ली, एंड फिर
After school, I joined Delhi University Hindu College as part of its Bachelor's of Physics program. यहाँ कोई भी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है या दिल्ली यूनिवर्सिटी से है? एनीबडी? आप हैं सर? तो शायद आपको पता होता हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ होता नहीं है. मुझे लगा था दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज, हिंदू कॉलेज, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस, कितना कुछ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मिलेगा. मुझे 3 सालों में कॉलेज से कुछ नहीं मिला. इनफैक्ट कॉलेज से मुझे सिर्फ मेरी बीवी मिली. मैं उनको ढूंढने नहीं निकला था. It was just a lucky coincidence. We fell in love. लेकिन जैसे मैंने बताया, मैं बहुत ही फोकस्ड इंसान हूं, तो jैसे मेरी जिंदगी में एक नया प्यार था, एक नया उत्साह था, I was still very very determined कि मुझे क्या करना है. एंड मैंने अपने यूएस पीएचडी के अरमान को पूरा करने के लिए यूएस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना शुरू किया. एंड आई गॉट थ्रू मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर इट्स पीएचडी प्रोग्राम इन स्पेस साइंसेज ऑन 100% स्कॉलरशिप, जो कि सिर्फ एक ही तरीका था फॉर मी, थैंक यू, फॉर मी एंड माई फैमिली टू एक्चुअली मेक दैट ड्रीम हैपन. जैसे बताया, बहुत ही साधारण परिवार से, तो इतनी औकात, इतनी हैसियत ही नहीं थी कि खुद के खर्चे पे बच्चों को बाहर पढ़ने भेजेंगे, और वो भी यूएस. तो द स्कॉलरशिप वाज द ओनली वे टू मेक इट हैपन. एंड अब 22 साल की उम्र में मैं अपनी जिंदगी की पहली फ्लाइट पकड़ता हूं, और वो भी सीधे यूएस के लिए. पापा 55,000 रुपए का एक बिजनेस लोन लेते हैं अपने बिजनेस एसोसिएट से, बिकॉज दैट्स द ओनली वे वी कैन अफोर्ड दैट वन वे टिकट. एंड यूएस पहुंच के मुझे एक चीज पता चलती है कि हमारे जो देश में एजुकेशन सिस्टम है, वो हमें एक ऐसी चीज के लिए तैयार करता है जो दुनिया में किसी भी और स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया जाता. और वो है कि एग्जाम से कितने दिन पहले पढ़ना शुरू करना है. हमें लास्ट 10 साल के क्वेश्चन पेपर दे दिए जाते हैं, उसके आंसर दे दिए जाते हैं, हमें बोला जाता है इसी को रट लो, यही है सिलेबस है. हम उस 3 घंटे एग्जाम में शीटों पे शीटें भरते रहते हैं, एक्स्ट्रा शीट मैम, एक्स्ट्रा शीट मैम. फिर हम एग्जाम से बाहर निकलते हैं, अपने आंसर्स कंपेयर करना शुरू करते हैं, और 5 मिनट के अंदर, इससे पहले कि किसी भी इवैल्यूएटर ने हमारी आंसर शीट छुई भी हो, हमें पता होता है कि हमारे कितने नंबर आने वाले हैं और माँ पापा कितने खुश या नाखुश होने वाले हैं. ये एक कला सिर्फ हमें ही पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है. कोरियन, चाइनीज, अमेरिकन, यूके, कहीं और नहीं. तो मैं जब वहां पहुंचा, मुझे जब ये पता चला कि सिर्फ मुझे ही पता है कि नंबर कैसे लाए जाते हैं और अव्वल नंबर कैसे लाए जाते हैं, बाकी सब लोग सिर्फ पढ़ाई में मशरूफ हैं. वो गुस्से हुए हैं क्योंकि वो समझना चाहते हैं. मुझे बोला, समझने की कोशिश मत करो भाई, सिर्फ नंबर लाने की कोशिश करो. मैंने अपनी 18 साल की ट्रेनिंग को एकदम बेइंतहा रूप से बस डिप्लॉय कर दिया. एंड नॉट सरप्राइजिंगली, आई एम टॉप ऑफ माई क्लास, माई प्रोफेसर्स लव मी, माई स्टूडेंट्स हेट मी. एकदम बढ़िया से सब कुछ चल रहा है, द वे दैट आई इमेजिन्ड इट टू बी. एंड मुझे लगा था कि अब मैं यूएस पहुंच चुका हूं, मैं अपने अरमानों को पूरा करने की राह पे हूं, टॉप ऑफ माई क्लास, डूइंग एवरीथिंग दैट आई वांट. तो आई फेल्ट दैट दिस वुड बी लाइक द बेस्ट लाइफ एवर. एंड आई फेल्ट एग्जैक्टली द ऑपोजिट. मुझे ऐसा लगा कि मैं एक मुर्दा लाश जैसे जिंदगी जी रहा हूं. मैं सुबह उठता था, क्लास जाता था, अच्छे से पढ़ाई करता था, एग्जाम देता था, फर्स्ट आ जाता था, वापस आता था, घर पे खाना बनाता था, और फिर सो जाता था, और फिर अगले दिन फिर से सुबह उठ के वही सेम रूटीन, सेम रूटीन, सेम रूटीन, सेम रूटीन. इट वाज ऑलमोस्ट एज इफ जान ही नहीं है, कोई लगन नहीं, किसी चीज की चाह नहीं. एंड आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई दैट वाज हैपनिंग. तो मैंने अपने आप से ये बहुत मुश्किल सवाल पूछा कि क्या गलत हो रहा है. कुछ तो है जो तुम्हारी जिंदगी में सही नहीं है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या है, लेकिन पता करना पड़ेगा. And I began to have these very tough conversations, which I distinctly remember. बहुत वक्त लेके I came to this conclusion कि फिजिक्स जो मैं कर रहा था, उस चीज में मैं बहुत अच्छा था, बेइंतहा अच्छा था, लेकिन फिजिक्स करने में मुझे खुशी महसूस ही नहीं होती थी. I was doing something that I was really good at, but it didn't make me happy. और जिंदगी में पहली बार मुझे ये रियलाइज हुआ कि जिस चीज को करने में आप अच्छे हैं,
और जिस चीज को करने में आपको खुशी महसूस होती है वो दो अलग चीजें हो सकती हैं। लेकिन मुझे जिंदगी में सिर्फ यही सिखाया गया था कि जिस चीज को करने में आप अच्छे हैं, ऑटोमेटिकली करने में आप खुश हो जाते हैं। आपको खुशी के लिए प्लान नहीं करना पड़ेगा। एंड दैट वाज नॉट ट्रू फॉर मी। तो अब 24 साल की उम्र में मेरे पास जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था कि क्या मैं वो करूं जिस चीज में मैं अच्छा हूं, एंड अगर करूंगा तो वो सारी चीजें मिलेंगी जो शायद दुनिया को सक्सेस बुलाई जाती है, वो बंगला, गाड़ी, शान, शौकत, पैसा, जो भी। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि उस चीज को करने में मैं खुश ना हूं। तो दूसरी चीज, जाके उस चीज को ढूंढो जिस चीज में तुम्हें खुशी मिलेगी। एंड आई हैड नो आइडिया व्हाट दैट वुड बी। लेकिन यह पता था कि अगर इस चीज को करने में मैं खुश नहीं हूं तो मैं इसमें कभी भी सबसे बढ़िया नहीं बन पाऊंगा। अगर किसी चीज को करने में तुम खुश नहीं हो, तुम कभी भी उस चीज में बढ़िया नहीं कर पाओगे। तो एट द एज ऑफ 24 आई डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट ऑफ माय पीएचडी प्रोग्राम एंड कम बैक टू इंडिया। एंड आज आप लोग तो मां बाप हैं, आप जानते हैं कि ये कितना मुश्किल डिसीजन रहा होगा मेरे मां बाप के लिए। लेकिन जब मैं बच्चों को ये बोलता हूं ना कि मैंने अपनी पीएचडी डिग्री से ड्रॉप आउट किया है, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, हर एक सक्सेसफुल इंसान ने कॉलेज से ड्रॉप आउट मारा है आजकल। तो आप भी बहुत कूल होंगे। लेकिन 2004 में आप सोचिए, कोई भी अपनी पढ़ाई से ड्रॉप आउट नहीं कर रहा था। वो भी अगर आप यूएस में हैं, स्कॉलरशिप पे हैं, अव्वल नंबर पे हैं। तो मां पापा को तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूं। उन्हें लगा 8 साल से तुमने दिमाग खराब कर दिया है कि यूएस, पीएचडी, ये सब वगैरह, अब तुम कुछ दकियानूसी ख्यालात लेके आ गए हो कि मैं इस चीज में अच्छा हूं पर खुश नहीं हूं, वगैरह वगैरह। तो जैसे भारतीय माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के साथ थोड़ी सी नेगोशिएशन, तो उन्होंने भी शुरू करी और उन्होंने बोला, देखो ऐसा लग रहा है कि तुम देश वापस आना चाहते हो, ठीक है, तुम अडल्ट हो, तुम अपनी डिसीजन जिंदगी के ले सकते हो, लेकिन पीएचडी छोड़ने की जरूरत नहीं है। पीएचडी खत्म कर दो और फिर वापस आ जाओ। और जब मैंने ये सुना, मुझे लगा ये मैं पहले भी सुन चुका हूं। फिर मुझे याद आया कि 10वीं कक्षा में मां पापा ने बोला था, इस साल पढ़ लो, फिर तुम्हें जिंदगी में पढ़ना नहीं पड़ेगा। और फिर 12वीं कक्षा में मां पापा ने बोला कि इस साल अच्छे कॉलेज घुस जाओ, तुम्हारी पूरी जिंदगी बन जाएगी। तो वो फिर से वही चीज बोल रहे हैं कि तुम पीएचडी कर लो, हमें नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कुछ तो अच्छा ही हो जाएगा। और उस अच्छाई के भरोसे तुम पीएचडी प्लीज मत छोड़ो। लेकिन मैंने मां पापा की नहीं सुनी, इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छे लोग नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सही नहीं रहेगा। 24 साल की उम्र में वापस भारत आया, एंड कोई आइडिया नहीं है कि जिंदगी में क्या करना है, कोई प्लान नहीं, कोई आइडिया ही नहीं कि क्या कुछ कर सकता हूं। एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड। और मेरे सारे दोस्त जो मेरी बहुत परवाह करते हैं, उन सब ने बोला कि दोस्त, तुम हो कंफ्यूज्ड, तो तुम वो करो जो हर एक कंफ्यूज इंसान करता है, एमबीए कर लो। यहां कितने लोगों ने एमबीए किया है? बाकी लोग आप हाथ नहीं उठाएंगे, क्योंकि अब किस मुंह से। यह जिंदगी का सबसे कड़वा सच है। कोई भी इंसान एमबीए इसलिए नहीं करता क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिंदगी में क्या करना है। वो एमबीए इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि जिंदगी में क्या करना है, और सोचते हैं वो 1-2 साल में कुछ तो पता कर ही लेंगे। और मेरे इतने सारे दोस्तों ने वो कैट, मैट, जैट, बैट, पता नहीं कितने कौन से एग्जाम दिए थे। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग झुलस रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि ये 2 साल की मेहनत, पैसा, सब कुछ मेरे लिए सही होगा कि नहीं। एंड चांस की बात है, एक नए स्कूल से मैं वाकिफ हुआ। 5 साल पुराना स्कूल है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत सालों से है और बहुत नाम वाम कमा चुका है वगैरह। बहुत ही महंगा स्कूल। तो अगर दाखिला हो भी गया, वारिको खानदान को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लोन लेना पड़ेगा। लेकिन 1 साल का एमबीए था, जो कि इस देश में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आई थॉट दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। 2 साल नहीं बताने पड़ेंगे टू फिगर आउट वेदर इट्स द राइट प्रोग्राम फॉर मी और नॉट। एंड द बेस्ट थिंग वाज कि अगर मेरा दाखिला स्कूल में हो जाता, तो मेरे साथ जो बच्चे पढ़ रहे होते क्लास में, उन्होंने जिंदगी में एक्चुअली कुछ काम किया था। दे हैड वर्कड बिफोर। तो उन्हें पता था कि सेल्स क्या होता है, मार्केटिंग, एचआर, आईटी, स्ट्रैटेजी, फाइनेंस।
और मुझे जिंदगी के बारे में कोई आइडिया नहीं। मैं एक फिजिक्स में कुएं का मेंढक हूं, मेरी पूरी दुनिया सिर्फ वही थी, साइंस साइंस, कोई आइडिया नहीं कॉमर्स क्या होता है, दुनिया में वाकई में जिंदगी कैसे दिखती है, कैसे चलती है। तो आई थॉट दिस वाज द बेस्ट वे फॉर मी टू लर्न, कि मैं उन लोगों के साथ पढ़ूंगा जिन्होंने वाकई में कुछ किया हुआ है। So I applied to the Indian School of Business, and God bless the person who saw my application and thought that I was worth it, क्योंकि उस एक साल ने मेरी जिंदगी बदल दी। And I think the big reason was, while I went to ISB looking for a job and a career and a brand and a company and a pay package, वो सारी चीजें जो हम देखते हैं, I went to ISB looking for myself, कि मैं कौन हूँ, मैं किस चीज में अच्छा हूँ, किस चीज में अच्छा नहीं हूँ, कौन सी चीजें मुझे जिंदगी में करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। उन सवालों का जवाब मेरे लिए बहुत जरूरी था। And I found those answers, and I will share this with you because that's the story of what my life is. ISB में मुझे ये भी पता चला कि एक बहुत ही नायाब सा जॉब होता है कंसल्टिंग। कंसल्टिंग बड़ा ही अजीबोगरीब पेशा है। आपको बेइंतहा पैसे मिलते हैं, बहुत स्मार्ट लोगों के साथ आप काम करते हैं, हर 3-6 महीने में आपके प्रोजेक्ट बदलते रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस के साथ आप काम करते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे चलना चाहिए वगैरह। मैं बोला ये बहुत अच्छा है, मुझे कुछ पता नहीं है जिंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में, तो अगर मैं कंसल्टेंट बना तो हर 3-6 महीने में एक नई इंडस्ट्री, एक नया बिजनेस, उसके बारे में जान पाऊंगा। तो कंसल्टिंग की नौकरी के लिए तैयारी करी, बहुत ही बढ़िया से कंसल्टिंग फर्म में नौकरी लग गई। तो अब मैं 26 साल की उम्र में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के बोर्ड रूम्स में बैठा हुआ हूं। मेरे सामने वो दिग्गज लोग हैं जिनके चेहरे न्यूज़पेपर और मैगजीन में छपते हैं, और मैं उन्हें बता रहा हूं कि उन्हें अपना बिजनेस कैसे चलाना चाहिए। क्योंकि मेरे पास एक एक्सेल शीट है जिसमें मैंने काम किया है, यह समझ के कि आपका बिजनेस कैसे चलता है, जिसके बारे में मुझे 2 हफ्ते पहले कोई आइडिया नहीं था। और मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि चल क्या रहा है। मैं 26 साल का हूं, आप इस कंपनी में जितनी देर मैंने इस धरती पे वक्त बिताया उससे ज्यादा लगे हुए हैं, लेकिन आप मेरी बात ऐसे सुन रहे हैं जैसे मुझे कुछ पता है और आपको नहीं। एंड वाकई में वो बात सुन रहे थे, मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मुझे सीखने में बहुत कुछ मिल रहा है। तो मैं कंप्लेन नहीं कर रहा था दिल से अगर बोलूं तो, बट आई डिड फील दैट दिस क्वेश्चन एंड आंसर, दिस बैलेंस इम्बैलेंस वाज कंप्लीटली एब्सोल्युटली आउट ऑफ वैक। एंड बहुत लगन से काम कर रहा हूं, बहुत अच्छे से काम हो रहा है, लोगों को भी मेरा काम पसंद आ रहा है। 1.5 साल बड़ी जल्दी बीत जाते हैं। 1.5 साल बाद मैं अपने एक दोस्त से मिलता हूं, हम साथ में बिजनेस स्कूल गए थे, ISB सेम बैच के। एंड वो बोलता है यार मैंने ना एक नई वेबसाइट स्टार्ट करी है, उसके बारे में तुझसे बात करनी थी। मैं श्योर, क्या वेबसाइट का नाम क्या है? He said it's called secondshadi.com। तो मैंने बोला क्या ये वही करती है जो मुझे लगता है ये करती है? And he's like, हाँ यार, इस देश में इतनी शादियां होती हैं, so they're bound to be people who get divorced and widowed. This is a platform for them to get married again. And I was like, यार तो इतना बढ़िया आइडिया है, सोचा कैसे इसके बारे में? He's like, नहीं मेरे पापा ने सोचा इसके बारे में। तो आप जैसे हंस सकते हैं वैसे मैं नहीं हंस सकता था, क्योंकि सामने है बैठा मेरा दोस्त। तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि अंकल एंड आंटी की शादी तो गई, लेकिन मुझे अपना ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट अलग रूप से दिखाना था। यार विवेक ही तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, इज देयर अ वे दैट आई कैन हेल्प? एंड लाइक हाँ यार, इसीलिए मैंने तेरे साथ बात करी, मैं इंजीनियर हूं, कोडर हूं, मैं ये साइट बना दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि तू और मैंने एक अच्छी टीम बन सकते हैं, लेट्स डू दिस टुगेदर। और मैं बोला विवेक सच बोलूं, मुझे ना कंसल्टिंग में बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिल रहा है, जिंदगी में पहली बार पैसे कमा रहा हूं। मुझे लगता है कि अभी वो सब छोड़ देना समझदारी नहीं होगी, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि ये मौका मेरी जिंदगी में फिर से आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं इसको भी ना नहीं बोलना चाहता। तो अगर तू मानेगा, एंड प्लीज मान जाइयो, जितना भी वक्त मेरा नौकरी की बात रहेगा ना, मैं सेकंड शादी पे बिताने के लिए तैयार हूं। लेट्स जस्ट सी वेयर इट गोज। एंड वो बहुत खुले बड़े दिन का है, बोला हाँ यार कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लोड नहीं है, देखते हैं कहां जाएगा, लेट्स स्टार्ट। तो अगले 1.5 साल मेरे दिन की एक नौकरी थी एज ए कंसल्टेंट। रात को मैं बैटमैन बन जाता था और मैं लोगों की दूसरी शादियां करवाता था, एंड इट एक्चुअली वर्कड। सेकंड शादी लॉन्च्ड, इट गॉट टू अ रियली गुड साइज एंड स्केल, एंड अब वक्त आ गया था कि उसे मेरी फुल टाइम जरूरत है। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं अपनी कंसल्टिंग की नौकरी छोड़कर
कुछ 75-80% पे कट सैलरी में लेकर secondshadi.com ज्वाइन करूं। और मेरे मां बाप का फिर से दिमाग खराब हो गया। बोले तुम्हारा चल क्या रहा है? हर 4-5 साल खुद को तो छोड़ो, हमें क्यों इतना दुख देते हो? तुम्हारी खुद की पहली शादी नहीं हुई है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि शादी क्या होती है। तुम अब अपनी कंसल्टिंग की नौकरी, शान शौकत, रुतबा, ये सब कुछ छोड़ के लोगों की दूसरी शादियां करवाने जा रहे हो। हाउ डज दिस मेक सेंस? एंड मैंने बोला माँ बाबा, मेरे दिमाग में ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छे से नौकरी कर रहा हूं, बहुत अच्छा मेरा काम है, लोगों को मेरा काम बहुत पसंद है, तो अगर फॉर वट एवर रीजन सेकेंड शादी नहीं चला, आई कैन ऑलवेज कम बैक टू कंसल्टिंग। लेकिन मुझे यह नहीं पता कि यह मौका मेरी जिंदगी में फिर से आएगा कि नहीं आएगा। एंड आई डोंट वांट टू से नो टू दैट। फिर से मैंने मां पापा की नहीं सुनी। एंड 2009 में मैंने स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखा। आज इस देश में स्टार्टअप तो ऐसा चल रहा है कि लोग नौकरी को तो ऐसे लात मार रहे हैं, स्टार्टअप करेंगे हम। लोग ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो प्रॉफिट कमाते हैं, टू बोरिंग, हम बिना प्रॉफिट कमाए हुए सालों तक जी सकते हैं, हमें देखो। अलग ही धुन है इस देश में अभी। शार्क टैंक पे जाना सबका अरमान बन चुका है, फाउंडर का टैग होना एक अलग ही वेव है। लेकिन 2009 में, एंड आप सब लोग उस पीरियड से वाकिफ होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। 2009 में कोई भी स्टार्टअप नहीं कर रहा था। लोग या तो प्रॉपर धंधा करते थे या नौकरियां करते थे। स्टार्टअप सिर्फ वही लोग करते थे जिनको कॉलेज से नौकरी नहीं मिलती थी, एंड उसकी फैमिली भी उनको ठुकरा देती थी कि हम बिल्कुल भी अपनी जायदाद आप पे रिस्क नहीं कर सकते हैं, आप खुद का ही कुछ करिए। तो उस जमाने में, उस दौर में, आई स्टार्टेड अ टेक्नोलॉजी बिजनेस फ्रॉम कंप्लीट स्क्रैच, एंड आई एम सो ग्लैड आई गॉट टू एक्सपीरियंस इट। क्योंकि जब आप एक मुश्किल हालात में एक बहुत मुश्किल बिजनेस बनाते हैं, आई बिलीव यू लर्न द मोस्ट। क्योंकि आसान दौर में आसान चीजें बनाना तो बहुत आसान होता है, एंड आजकल तो ऐसी फंडिंग मिल जाती है, ऐसे ही स्टार्टअप हो गए हैं, एआई के चलते हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ वही कर देता है। बट बैक देन व्हेन एवरीथिंग हैड टू बी डन, देयर वाज नो यूपीआई, देयर वाज नो इंटरनेट, देयर वाज नो जियो, देयर वाज नो इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर वाज नो लॉजिस्टिक्स। Starting up was a completely different thing, and that's what happened. And I did that for 11 years, 12 years. I'm still in the startup world. 2015 में एक और स्टार्टअप शुरू किया nearby.com के नाम से, वो चलाया 2019 तक, उसको प्रॉफिटेबल बनाया। एंड देन 2019 में when nearby was profitable, I decided कि यार बहुत बढ़िया टीम है, बहुत अच्छे लोग हैं, बिजनेस बहुत अच्छे से बना हुआ है, इसमें मेरा फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है। सो लेट इट रन बाय माय को-फाउंडर्स, एंड आई विल फिगर आउट कि मैं अपनी जिंदगी में और क्या करना चाहता हूं। 2020 में मैं 40 साल का हो रहा था, तो ऑलमोस्ट ऐसा लगा कि एक अच्छा मोमेंट होगा ब्रेक लेने का, टू फिगर कि जिंदगी के अगले 10 साल आप कहां बिता सकते हैं, फ्रॉम 40 to 50 और समथिंग। तो 2019 के अंत में एक 3 से 6 महीने की ब्रेक लेने की सोची। आई स्टेप डाउन एज द सीईओ ऑफ माय प्रीवियस स्टार्टअप, एंड उन 6 महीनों में मार्च 2020 आ गया। एंड पता नहीं कितने लोगों को मार्च 2020 याद होगा, लेकिन बहुत ही अजीबोगरीब सा वक्त था। 5 साल हो गए हैं उस चीज को, ऐसा लगता है कि पता नहीं कब था, और ऐसा लगता है कि अभी ही था। हमें लगा 1-2 हफ्ते की बात है, चला जाएगा। 1-2 महीने, साल रह गया, एंड हर एक इंसान की जिंदगी बदल के चला गया। Because everybody had their plans कि 2020 में हम क्या करेंगे, how will we build ourselves, our business, everything, and all of those had to be reimagined. And that included me as well. 40 साल की उम्र में मुझे ऐसा लगा कि मैं वो 24 साल का अंकुर बन चुका हूं, जिसे कोई आइडिया नहीं है कि जिंदगी में क्या करना है, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। लेकिन फर्क यह है कि अब परिवार है, 2 बच्चे हैं, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ा हो चुका हूं। लोगों को ऐसा लगता था कि अपने पैर पे खड़ा होगा, एंड था, but I was still just as shaky or just as confused as I was when I came back to India from the US. तो आज जब आप इस अंकुर वारिको को देखते हैं 2025 में, 5 साल बाद, इतने प्यार, इतने इज्जत से बुलाते हैं, अपना वक्त देते हैं, इस क्राउड को तो ये डेफिनेटली पता है, क्योंकि आपने मेहनत से अपनी जिंदगी बनाई है,
कि कोई भी सक्सेसफुल चीज रातों रात नहीं होती। दिखती हमेशा रातों रात सक्सेस है, लेकिन उसके पीछे कोई तो एक इंजन होता है जो सालों से चला आ रहा होता है टू मेक दैट हैपन। एंड वही मेरी जिंदगी के लिए भी सच है। इट्स वेरी इजी टू कंक्लूड कि लास्ट 5 साल में ये सक्सेस हुआ है, सोशल मीडिया का, अपने एंटरप्रेन्योरशिप का, किताबों का, इसका उसका। बट आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि पिछले 5 साल में ना मैं बदला हूं, ना मेरे बारे में कुछ बदला है, एंड ना मैंने कुछ ऐसा नया किया है जो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं किया। सो देयर इज समथिंग दैट हैपेंड मच बिफोर दैट गॉट मी टू दिस पॉइंट, द ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी पॉइंट इफ यू विल। एंड दैट इन माई ओपिनियन वॉज जब मैं यूएस से वापस हिंदुस्तान आया। क्योंकि जब मैं यूएस से वापस हिंदुस्तान आया, जैसे मैंने बताया था, मेरे पास कोई प्लान नहीं था, कोई आइडिया नहीं था मैं अपनी जिंदगी में क्या करूंगा। हर एक इंसान मुझे सिर्फ एक ही सुझाव, एक ही राय दे रहा था कि अंकुर, जिंदगी में जीतने के लिए एक प्लान होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में जीतने के लिए एक प्लान होना बहुत जरूरी है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तेरा ये वाला प्लान काम नहीं किया, एक और प्लान बना ले। वो काम नहीं करेगा, एक और बना ले। वो काम नहीं करेगा, एक और बना ले। लेकिन प्लान के बिना जिंदगी मत जीना। एंड मैं उस बात से अग्री करता था, लेकिन दुविधा यही थी कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी के लिए एक नया प्लान क्या बना सकता हूं। मैंने अपनी जिंदगी के लिए एक एक्चुअली बहुत बढ़िया प्लान बनाया था, बहुत ही अच्छा प्लान था। मैंने खुद बनाया था, अपने काबिलियत पे बनाया था, उस प्लान पे मैं अमल भी कर रहा था, अच्छे से उस पे चल रहा था, जीत रहा था, और फिर मैंने अपने ही हाथों से उस प्लान का गला घोट दिया। तो अब मैं किस बुनियाद पे एक और प्लान बनाऊं? मुझे खुद के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए मैं मजबूर था एक अलग सवाल पूछने के लिए, क्या जिंदगी बिना प्लान के जी जा सकती है या नहीं? Is it possible to live life without a plan? I heard a yes from someone. And I really feel that that answer is yes. And I'm so glad that some of you already agree with that. मैं एक जीतता जाता एग्जाम्पल हूं एक ऐसे इंसान का जिसने पिछले 20 साल से अपनी जिंदगी के लिए कोई प्लान नहीं बनाया। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं अगले साल कहां हूंगा। अगर वो एचआर वाला इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा ना, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years from now, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं कल उठ जाऊं वही काफी है। आई एम लिविंग वन डे एट अ टाइम, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप अगर जिंदगी में एक गोल, एक टारगेट ना बनाए, जिंदगी में आदतें जरूर बनाएं, क्योंकि वो आदतें आपको उस दिशा में ले जाएंगी जिस दिशा की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। डोंट सेट गोल्स और टारगेट, सेट हैबिट्स। एंड 3 ऐसी आदतें विच आई बिलीव हैव रियली हेल्प्ड मी इज व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू, क्योंकि मुझे काफी हद तक यकीन है that where I am today is a large part because of those mindset habits that have got me here. And सबसे बेस्ट बात उन आदतों की यह है कि उन आदतों की ना कोई उम्र है, ना कोई एलिजिबिलिटी है, ना आपको कहीं से पढ़ना है या किसी से बात करनी है। वो आदतें आप सब लोग अगर आज अपनी जिंदगी में नहीं डालते हैं, कल से डाल सकते हैं। पहली, किसी पॉइंट पे आपने जीसीसीआई ज्वाइन किया होगा। शायद आप पहली बार इस एजीएम में भी आए, शायद बहुत सारे लोग यहां आपके लिए नए हैं, शायद आप अहमदाबाद से भी नहीं हैं, गुजरात के बाकी शहरों से हैं, शायद पहली बार यहां आए हैं। जो भी हो, जब आप पहली बार ऐसे एक ग्रुप में अपने आप को पाते हैं जहां इंसान अलग अलग कोने से है, अलग दिखता है, अलग बोलता है, यहां तो तब भी शायद भाषा बोली एक बराबर होगी या काफी लोगों में एक बराबर होगी, बट इमेजिन योरसेल्फ इन अ नेशनल सेटअप, इन एन इंटरनेशनल सेटअप। आपका कॉलेज का पहला दिन, या अगर आपने कभी नौकरी करी है, आपकी नौकरी का पहला दिन, यू सराउंडेड बाय पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। वो आपसे अलग दिखते हैं, आपसे अलग बोलते हैं, उनकी अलग परवरिश है, अलग फाइनेंशियल स्ट्रेटा से आए हैं, अलग कल्चर है, अलग वैल्यू सिस्टम है। एंड हमारी हमेशा फितरत होती है कि जब भी हम ऐसे झुंड में अपने आप को पाएं जहां लोग अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग एक्सपीरियंसेस से हों, हम सिर्फ उन लोगों को ढूंढते हैं जो हमारे जैसे हैं।
ये इंसान की फितरत है। वी आर क्विकली लुकिंग फॉर पीपल हु आर लाइक अस। कौन मेरे शहर से है, कौन मेरे लास्ट नेम से है, कौन मेरे रिलीजन से है, कौन मेरी भाषा बोलता है, कौन मेरे बिजनेस से है, कौन मेरी इंडस्ट्री से है, कौन मेरे क्लास से है, कौन मेरी कॉलोनी से है, कौन मेरे इससे है, कौन मेरे उससे है। इट इज क्रेजी हाउ दैट हैपेंस। मुझे अभी भी याद है जब मैं आईएएस भी गया था अपने एमबीए के लिए, पहले हफ्ते में ही बच्चों ने अपने झुंड बना लिए थे। इंजीनियर विद इंजीनियर, केमिकल के साथ, मैकेनिकल के साथ, आईआईटी वाले आईआईटी के साथ, एनआईटी वाले एनआईटी के साथ, सीए के साथ, सीए जो पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर गए थे वो एक दूसरे के साथ। बहुत इज्जत की बात है। लॉयर के साथ, बॉम्बे के साथ, साउथ बॉम्बे के साथ, सबने अपने झुंड बनाए हुए हैं। एंड मेरे दिमाग में ये चल रहा था, यार किसी ने मेहनत कर 330 बच्चों को इस कैंपस पे अगले 1 साल के लिए रख दिया है, और तुम उन्हीं 5 लोगों के साथ वक्त बिताओगे जो तुम्हारे जैसे हैं। क्योंकि when you spend time with people who are like you, you are not learning anything new. जब आप उन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जो आप जैसे हैं, आप जिंदगी में कुछ नया नहीं सीख रहे। इट्स लाइक सोशल मीडिया, हमें ये दिखता नहीं है, हमारे को ये समझ नहीं आती है, लेकिन जब भी हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर खोलते हैं, वो कभी भी हमें वो चीज नहीं दिखाएगा जो हमारी सोच के विपरीत है ना। वो हमेशा हमें वही चीज दिखाएगा जिसमें हम ऑलरेडी यकीन करते हैं। वो बोलेगा हम सब सच्चे हैं, हम सब सही हैं, ये रहा वीडियो। वो सब लोग झूठे हैं, वो सब लोग गलत हैं, ये रहा एक और वीडियो। एंड आपको यकीन हो जाएगा कि आपके नजरिए के अलावा और कोई नजरिया है ही नहीं, आप ही का सही नजरिया है। And the biggest trap in the world when it comes to your personal growth is when you believe you are surrounded by people who know everything. And आपको उस कुएं के मेंढक से बाहर निकलकर अपने आप को एक ऐसे मुश्किल, डरावने स्थिति में डालना पड़ेगा जहां आप उन लोगों से घिरे हुए हैं जो आप जैसे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो वापस जाइए। शायद आप आज सुबह जब आए, इस हॉल में घुसे, एंड आपने सबके चेहरे स्कैन किए, कुछ नए थे, कुछ पुराने थे, कुछ से आप मिल चुके हैं, कुछ से आप बिल्कुल नहीं मिले हैं। एंड मैं यकीन से कह सकता हूं कि 2-3 चेहरे तो ऐसे थे, आपने देखा होगा और आपने बोला होगा नहीं, इनके साथ बातचीत नहीं हो पाएगी, ये हमारे जैसे नहीं है, ये क्या कर रहे हैं यहां। आप अपने दिमाग में इतने बंद हैं कि आप इस चीज को कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं देना चाहते कि आप किसी दूसरे इंसान से कुछ नया सीख सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी कंपनी कंप्लीटली कंप्लीट है। सो द फर्स्ट थिंग, नॉट बाय लक बट बाय डिसिप्लिन, हर रोज एक ऐसे इंसान से मिलिए और उनके साथ वक्त बिताइए जो आप जैसे नहीं है। हियर इज व्हाट आई डू। मैं 44 साल का हूं, मैं ये, एंड आई से दिस विद एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट, मैं आप लोगों के साथ वक्त बिताता ही नहीं हूं। मैं सिर्फ 18 से 24, 25, मैक्सिमम 30 साल के लोगों के साथ वक्त बिता रहा हूं आजकल। मेरा सारा वक्त उनके साथ जा रहा है, क्योंकि वो जिस ढंग से दुनिया देखते हैं हम सब ने देखनी बंद कर दी है। वो जिन पॉसिबिलिटीज में रह रहे हैं, जिस नजरिए से दुनिया को देख रहे हैं, वी हैव समहाउ रिजाइन टू द फेट कि वो गिव अप मार दिया। ये जेंजी है, ये लेजी है, ये निकम्मे हैं, ये जिंदगी पता नहीं कैसे जिएंगे, लेकिन अगर ये हमारे बच्चे हैं तो भगवान भरोसे ही है, देख लेंगे, अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो बच्चे ठीक निकल जाएंगे। हमने अब डेस्टिनी पे सब कुछ छोड़ दिया है, हमने कंप्लीट गिव अप मार दिया है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जनरेशन को क्या चाहिए। उनको रिमोट काम भी करना है, लेकिन फिर वो लोनली भी बन चुके हैं, उनको फिर एंजाइटी भी है, लेकिन वो तब भी सोशल मीडिया पे रहना चाहते हैं, उन्हें
समझ नहीं आ रहा है कि क्या पहने, कितना पहने, नहीं पहने, क्या खाएं, क्यों खाएं, कितना प्रोटीन लें, नहीं लें, अलग ही कुछ धुन सवार है. एंड वी हैव लाइक दे डोंट गेट इट. I will try and explain why I think that that's the wrong flaw. But the first thing is, please, as a discipline, as a business owner, as a manager, as a leader, spend time with people who are nothing like you. मैं अपने स्टार्टअप्स में जब बड़े थे, अब तो मैं काफी छोटा सा स्टार्टअप चला रहा हूं बाय डिजाइन, लेकिन जब बड़े स्टार्टअप थे 400, 500 लोग, 1100 लोग, every day I used to be in office, I used to have lunch with a new person. And it was amazing. Not for a performance review कि क्या चल रहा है काम में, कितना बेकार या कितना अच्छा काम कर रहे हो, nothing. It was just to know them. कि आप कहां पले बड़े, कहां आपने परवरिश हुई आपकी, कैसे आपको ये दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, जयपुर, अहमदाबाद लग रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है. And it's amazing how much you learn about yourself and the world when you discover them through someone else's eyes. Number 2. इस देश का नेशनल स्पोर्ट क्या है? नहीं, हॉकी नहीं है. कुछ और? कुछ लोग क्रिकेट भी बोल रहे हैं. नहीं, क्रिकेट भी नहीं है, कबड्डी भी नहीं है. ओह, वेरी क्लोज. सर ने बोला एडवाइस देना. आई रियली लाइक दैट. थोड़ा सा अगर साइड हो जाएंगे तो शायद आंसर मिल जाएगा. हमारे देश का नेशनल स्पोर्ट है शिकायत करना, कंप्लेनिंग. हमें बहुत मजा आता है. हम जैसे ही अपने आप को, खासकर इस पॉइंट पे, अच्छा एक्चुअली मैं अपनी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ ऑल टाइम्स जो मैं हमेशा इस क्राउड से, ऐसे क्राउड से पूछता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू हियर आर मिडिल क्लास? शो ऑफ हैंड्स. हाउ मेनी ऑफ यू हियर आर मिडिल क्लास? शो ऑफ हैंड्स. एक्चुअली थोड़ा सेल्फ अवेयर क्राउड है तो 60% ही बोल रहा है. आई एम वेरी हैप्पी विद द फ्रंट रो कि आपने हाथ नहीं उठाया. थैंक यू, रियली रियली थैंक यू. क्योंकि मैं आपको यकीन से दिला सकता हूं, हम रिट्स कार्ल्टन में कॉर्पोरेट इवेंट कर रहे होंगे CXOs का, सब लोग कम से कम 1 करोड़ और एन एवरेज 3-4 करोड़ की सैलरी पे बैठे होंगे. कुछ लोग बिजनेस ओनर्स होंगे. मैं पूछूंगा हाउ मेनी ऑफ यू आर मिडिल क्लास, और सब लोग गर्व के साथ हाथ उठाएंगे. फिर मैं पूछूंगा क्यों, फिर आंसर आएंगे वैल्यू सिस्टम जैसे अमीरों के होते ही नहीं है. नहीं, हम अभी भी चीजें खरीदते हुए दाम देखते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स प्राइवेट जेट कितने महंगे हो गए हैं तो देखना पड़ता है. नहीं, हमारे बच्चों की परवरिश बहुत ही मिडिल क्लास हो रही है. उनका AC सिर्फ 18 घंटे दिन में चलता है, 24 घंटे नहीं, क्योंकि वो 6 घंटे घर पे होते नहीं हैं. तो इट इज इनसेन. बट द पॉइंट इज, वी हैव दिस क्रेजी थिंग इन आवरसेल्व्स जहां हम बहुत जल्दी अपने आप को एक ऐसे पॉइंट पे पाते हैं जहां हमें लगता है हमें जो करना था वो हमने कर दिया, अब किसी और की बारी है. तो हम अपने तख्त पे जाके बैठ जाते हैं. जी, हमने मेहनत कर ली, हमने बहुत मेहनत करी जिंदगी में. अब कंपनी, आप मेरे लिए मेहनत कर रही है. मैनेजर, आप मेरे लिए मेहनत कर लिए. संदीप भाई, आप मेरे लिए मेहनत करिए. GCCI, आप मेरे लिए मेहनत करिए. सरकार, आप मेरे लिए मेहनत करिए. कोई और, आप मेरे लिए मेहनत करिए. And if that doesn't happen, because it's bound to never always happen, it's so easy for us to start complaining. क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब हम शिकायत करते हैं तो कुछ बदलेगा. What we refuse to see is जब हम शिकायत कर रहे होते हैं, when we actually complain, we are yielding power to somebody else. We're saying हमें जो करना था वो हमने कर दिया, अब मेरी जिंदगी तभी बेहतर बनेगी जब कोई और कुछ मेरे लिए करेगा. I do not have any power anymore. And ये एक हेल्पलेस इंसान की फितरत है. क्योंकि जो इंसान अपनी जिंदगी को अपने नजरिए से जीना चाहता है, अपने टर्म्स पे जीना चाहता है, I have consistently noted that those individuals
रेयरली कंप्लेन. वो छोटी चीजों से बड़ी चीज तक कंप्लेन नहीं करते हैं. दे सी अ प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ देम एंड दे रिकॉग्नाइज कि या तो प्रॉब्लम मेरे बस में नहीं है, या अगर मेरे बस में है, आई विल डू समथिंग अबाउट इट. लेकिन कंप्लेन कर नो प्रॉब्लम हैज एवर गॉट सॉल्व्ड. इट जस्ट क्रिएट्स नॉइज. सो व्हाट यू शुड डू इज, इफ यू कुड, एंड आई डोंट वांट यू टू डू इट राइट नाउ, बट जब आप वापस जा रहे होंगे घर, जस्ट टेक अ मोमेंट टू योरसेल्फ, अपनी आंखें बंद करके एक मेंटल नोट बनाइएगा कि पिछले 24 घंटे में आपने किन किन चीजों के बारे में कंप्लेन किया. एंड यू विल बी शॉक्ड एट हाउ ट्रिवियल मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स विल बी. एंड द रीजन आई आस्क्ड कि आप में से कितने लोग मिडिल क्लास हैं इज बिकॉज नन ऑफ अस हियर आर मिडिल क्लास. द ट्रूथ इज, हम में से कोई भी यहां मिडिल क्लास नहीं है. मिडिल क्लास की इस देश में मंथली इनकम की परिभाषा क्या होगी? एनीवन? व्हाट विल बी द मंथली इनकम ऑफ मिडिल क्लास इंडिया? द एवरेज इनकम ऑफ 600 to 700 million people in this country. What do you think that number is monthly? कितना है वो? कितने पैसे महीने के? हाँ जी, 25,000. कोई और? 7 to 8,000. 7 to 8,000. कोई और? Sir is actually very close. It's between 9 to 11,000. 9 से 10,000. 9 से 10,000 रुपए. और ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 लाख रुपए साल के इज मिडिल क्लास इंडिया. हम सब अमीर हैं. जस्ट बिकॉज हमने जामनगर की शादी देखी है, हम गरीब फील कर रहे हैं, डजंट मेक अस गरीब. इस प्रांत में तो यह जोक बनता था. Most of us, when we feel middle class, we of course ascribe it to subjective things की value, systems, upbringing, हम कहां से बड़े हुए, कहां पले बड़े, and all of these things are right, of course. लेकिन आज none of us have to ever worry about कि अगला खाना कहां से आएगा, कपड़े कहां से आएंगे. And yet we find ourselves complaining about things that are trivial. कि यार एसी इतना ठंडा क्यों हो गया है, सड़कों पे इतनी भीड़ क्यों है, जोमेटो स्विगी इतना टाइम क्यों ले रहा है, 3.5 मिनट हो चुके हैं, ब्लिंकिट अभी तक नहीं आया है. इट इज क्रेजी हाउ क्विकली वी फील एंटाइटल्ड टू व्हाट वी थिंक वी डिजर्व. एंड जो इंसान हमेशा आगे बढ़ता रहता है ना, उसके फितरत में एंटाइटलमेंट है ही नहीं. दे नेवर फील कि हमने कुछ उखाड़ा है. They are always reminding themselves कि यार हमारे साथ ना एक लकी ड्रॉ इवेंट हुआ था और हम लकी निकल गए. एंड वो लकी ड्रॉ इवेंट था कि हम किस परिवार में पैदा हुए, क्योंकि उस परिवार ने हमें शिक्षा दी, प्यार दिया, सर पे छत दी, वैल्यू दी, पढ़ाई करवाई. एंड उसकी वजह से हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज में बैठे हैं विच मिलियंस ऑफ पीपल आउटसाइड ऑफ दिस फैंसी क्लब विल नेवर सी फॉर इवन अ सेकेंड ऑफ देयर लाइव्स. वो हमसे बेइंतहा और मेहनत करते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग हमसे शायद समझदार भी हैं, लेकिन उन्हें जिंदगी में वो सब नहीं मिलेगा जो हमें मिला. क्यों? क्योंकि वी जस्ट गॉट लकी. एंड जब भी वो आईने के सामने खड़े होते हैं ना, वो अपने आप को थपथपाते नहीं हैं, वो चूटी मार के अपने आप को ये याद दिलाते हैं कि क्या मैं वाकई ये जिंदगी जी रहा हूं? Have I really worked hard enough to get to this point? I don't think so. And I have to work harder and harder and harder. And that's what drives them. Which brings me to the third and final thing before I stop. दुनिया में एक बहुत डरावनी चीज जो बहुत सालों से चल रही है लेकिन अब विजिबली डरावनी हो चुकी है, और वो है कि हर एक चीज आज सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से बनाई जा रही है, to make our lives comfortable. Everything in the world is being made, is being sold, is being spoken about with only one objective: to make our life comfortable. And वही हो रहा है. हमें किताबें चाहिए, क्लिक. हमें कपड़े चाहिए, क्लिक. हमें गाड़ियां चाहिए, क्लिक. हमें लेटेस्ट गाने चाहिए, क्लिक. हमें ग्रोसरी चाहिए, क्लिक.
हर एक चीज जैसे ही सोचो हाजिर, एवरीथिंग इज अबाउट कंफर्ट। तो हमारा दिमाग यह बोलना शुरू कर गया है कि जिंदगी का मकसद जिंदगी को कंफर्टेबल बनाना है। That has become how we are thinking about life. That the goal of life, the objective of life is to make life comfortable. लेकिन सच यह है कि अगर आप उन लोगों को देखेंगे जो जिंदगी में सक्सेसफुल हैं, उन लोगों को देखेंगे जो शायद आप बनना चाहें, उन लोगों को देखेंगे जो आपको इंस्पायर करते हैं, वो हर रोज एक पागल इंसान जैसे उठकर अपने आप से यह पूछते हैं कि आज मैं सबसे मुश्किल चीज क्या कर सकता हूं, एक ऐसी चीज जिसमें मेरे हारने की संभावना शायद बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो जिंदगी बदल जाएगी और मैं वही चीज करूंगा। दे आर कंज्यूम्ड बाय नॉट द कंफर्टेबल बट द थिंग दैट चैलेंजेस देम द मोस्ट, एंड दैट्स व्हाट ड्राइव्स देम। ये दुनिया दो भागों में बटी है एंड वो इक्वल भाग नहीं है। There's 99% which is always optimizing for being comfortable. Not just physical comfort, AC, comfort, gated communities, but also intellectual comfort. हम कुछ नया नहीं सीखना चाहते, हम कुछ नया नहीं करना चाहते, हम अपने आप को अब चैलेंज नहीं करना चाहते। उम्र हो चुकी है, जी ली जिंदगी, अब थोड़ी करेंगे। And then there is this 1% that just not stopping. वो 1% जो ऑलमोस्ट हर रोज उठ के बोलता है कि नया चैलेंज क्या है, जिन्होंने वो टैगलाइन बनाई कि डर के आगे जीत है, बिकॉज दे बिलीव इन दैट एज अ प्रिंसिपल। एक एग्जांपल देता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू, कोई झूठ नहीं बोलेगा, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑडियंस है, सो आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से नहीं, मत बोलिएगा। आप में से कितने लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, स्टेज पे आकर ऐसे एक क्राउड को एड्रेस करने से डरते हैं? शो ऑफ हैंड्स, उठाइए हाथ। ऑलराइट, सो अबाउट 50% और सो, बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। यूएस में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे हुआ था। यूएस में लोगों से पूछा गया था कि आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है। नंबर 2 पे थी मौत, नंबर 2 पे, और नंबर 1 पे था पब्लिक स्पीकिंग। लोग बोल रहे थे मेरा गला काट दो लेकिन मुझे स्टेज पे मत खड़ा करो, आई कांट डू इट। नाउ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू आस्क कि लोग पब्लिक स्पीकिंग से क्यों डरते हैं। लाइक इवन इन दिस क्राउड यू आर सो एक्सपीरियंस्ड, यू हैव सीन सो मच इन लाइफ, आप इतना कुछ कर चुके हैं जिंदगी में कि यार स्टेज पे आके इन सब लोगों के सामने बोलने में क्या डर है। इट इज नॉट दैट यू आर नॉट केपेबल, ऑफ कोर्स यू आर। It is not that you can't figure out कि टॉपिक पे क्या बोलना है, of course you can. It's not that you can't practice, of course you can. डर सिर्फ एक कारण से है और वो है आप सब। You are the reason why people are scared. क्योंकि उन्हें पता है कि जब वो स्टेज पे आएंगे और टांगे कांप रही होंगी, हाथ थरथरा रहे होंगे, दिल की धड़कनें तेज होंगी, पसीने छूट रहे होंगे, और वो अगर गलती कर गए तो आप सब लोग जज करेंगे। शायद मुंह के सामने ना हंसें लेकिन पीठ पीछे तो बोलेंगे कि बोला था उसे नहीं जाने के लिए, अपना मजाक उड़ा के आ ही गया। एंड दैट इज व्हाट स्केयर्स अस, व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस। तो आप किसी पॉइंट पे बोलेंगे यार जिंदगी अच्छे से जी ली, अब क्या पॉइंट है ये सब करने का, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस। It's not about public speaking. It is about feeling that you have something in you that allows you to challenge everything in your mind. कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको बोलता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। So, if you are scared, and let's say you come up on stage और वही आपकी टांगे थरथरा रही हैं, हाथ कांप रहे हैं, दिल की धड़कनें तेज हैं, पसीने छूट रहे हैं, एंड आप बोलना शुरू करते हैं, एंड अगर आपका वो जिंदगी का पहला पब्लिक स्टेज एक्सपीरियंस है तो आपसे गलती होके ही रहेगी 100%। एंड जब आप गलती करेंगे, लिख के ले लीजिए, आपके जिगरी दोस्त भी मुंह छुपा के हंसेंगे जरूर, लेकिन उस पॉइंट पे इस पूरे हॉल में
सिर्फ एक ही इंसान जीत रहा होगा, और वो है आप। बाकी हर एक इंसान हार रहा है, क्योंकि उसके पास वो साहस, वो क्षमता ही नहीं है कि वो आकर इस स्टेज पे खड़े हो जाए। कितना आसान है उस इंसान पे हंस देना, लेकिन वो इंसान जो अपने डर पे जीत कर आकर एक ऐसा कदम लेता है जिससे हां दुनिया उस पे हंसेगी, हां दुनिया उसकी खिल्ली उड़ाएगी, हां उसके पीठ पीछे शायद लोग कुछ बोलेंगे, वही इंसान जीत रहा है। एंड आपको हर रोज वही इंसान बनना है, चाहे जितनी भी उम्र हो, चाहे जो भी आपको बोला जाए आप कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि, एंड दिस इज द फाइनल थिंग आई विल एंड विथ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्योंकि जिंदगी में एक सक्सेस की डेफिनेशन होनी बहुत जरूरी है। एंड ज्यादातर आजकल जिंदगी में सक्सेस को पैसे से तोला जाता है कि वो गाड़ी, वो बंगला, वो ये, वो, क्योंकि वो आसान है। किसी के 100 करोड़ हैं, किसी के 1000 हैं, किसी के 2000 हैं, तो आसान हो जाता है। जैसे स्कूल में हमारे साथ हुआ कि जी आपके 81% है, हां आप 81% से 80% वाले से ज्यादा समझदार हैं। आपके 80% है, आप 79 वाले से ज्यादा समझदार हैं। एंड दैट्स हाउ वी गॉट ट्रेन्ड टू लिव लाइफ। कोई यहां है जिसने डीडीएलजे नहीं देखी है? हाथ उठा सकते हैं। कोई बात नहीं सर, जिंदगी में गलतियां होती हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। कोई बात नहीं सर। ज्यादातर लोगों ने देखी है डीडीएलजे। हाँ, 2-3 बार सर, एकदम राज का सीन याद आ गया सर को। डीडीएलजे का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है जब सिमरन की दादी बीमार पड़ जाती है, क्योंकि उस पॉइंट पे मूवी का रुख बदल जाता है। राज तब तक अपने प्लान के अनुसार सिमरन के फैमिली को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। उसे पता है कि वो पटा लेगा, उसे पता है कि उसके पापा का दिल जीत लेगा, अल्टीमेटली दिल अग्री वगैरह वगैरह। लेकिन सिमरन की दादी बीमार पड़ जाती है, तो जो शादी अगले हफ्ते होने वाली थी वो चाहती हैं कि अगले दिन या अगले 2 दिन में हो जाए। एंड नाउ राजेश प्लान हैज गॉन फॉर अ टॉस। लेट मी रिमाइंड यू ऑफ दैट सीन। सिमरन की दादी चारपाई पे लेटी हुई है अपने गांव के घर पे, जो उनका खुद का घर है, सराउंडेड बाय हर सन्स एंड डॉटर्स, देयर इन पार्टनर्स, हर ग्रैंड किड्स। तो बहुत खूबसूरत सा है, बड़ी कंफर्टेबल लग रही हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं बीमार है या कुछ है, एक चेहरे पे तेज है, वेरी डिग्निफाइड, वेरी नाइस। एंड देन शी सेज समथिंग विद विच द सीन स्टार्ट्स। यहां कोई भी इंसान है इस हॉल में जिसे याद है कि सिमरन की दादी वो सीन किस डायलॉग से शुरू करती है? कोई भी है जिसे याद होगा? एनीवन एट ऑल? वो सीन किस डायलॉग से शुरू करती है? एंड दैट्स ओके, इट्स अ वेरी पर्सनल स्टोरी एंड दैट्स व्हाई आई नो इट। देयर इज नथिंग रिमार्केबल। वो बैठी हुई है चारपाई में, सराउंडेड बाय ऑल हर लव्ड वंस इन हर हाउस, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड वो बोलती है, मैंने जिंदगी बड़ी अच्छी जी है। आई हैव लिव्ड लाइफ ब्यूटिफुली। एंड देन शी सेज कि जिंदगी का अरमान था कि सिमरन का ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, ब्ला 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 ब्ला। एंड आई रिमेंबर 19 साल की उम्र में मैंने ये मूवी देखी थी। मुझे तो लगा ही था कि मैं राज हूं, मुझे ये भी पता था कि सिमरन मिल ही जाएगी। लेकिन जब ये सीन आया, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आई सॉ दैट ऑन द हॉल एंड आई सेड, मुझे सिमरन की दादी बनना है। दैट इज द ओनली थिंग आई फाउंड माई सेल्फ सेइंग, कि अगर मेरी जिंदगी में कोई भी मुझसे पूछे, अंकुर जिंदगी में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, मैं बोलूंगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जिस दिन मैं मर रहा हूं, मैं अपने बनाए हुए घर पे अपनी चारपाई पे हूं, अच्छे से कंबल ओढ़ी हो, मेरे आसपास मेरे बच्चे हों, उनके बच्चे हों, एंड मेरे मुंह से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज निकले कि मैंने जिंदगी बड़ी अच्छी जी है। बिकॉज दैट फॉर मी विल बी एब्सोल्यूट सक्सेस।
एंड मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं दैट सिमरन की दादी हैज एक्चुअली बीन अ गाइडिंग फोर्स इन माई लाइफ. क्योंकि जब कभी भी कोई मुश्किल डिसीजन हो, जब कभी भी कोई शंका हो, जब कभी भी कोई दुविधा हो, आई वुड ऑलवेज गो बैक टू व्हाट वुड शी डू सो दैट शी वुड से मैंने जिंदगी बड़ी अच्छी जी है. एंड द पॉइंट बीइंग, किसी पॉइंट पे आपको भी ये पता चल जाएगा, इफ नॉट ऑलरेडी, कि आप वो गाड़ी, वो फोन, वो कपड़े, वो मकान साथ तो नहीं लेके जा रहे. रिश्ते भी उसी समय शायद खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपने वो रिश्तों को कैसा निभाया है, अपनी जिंदगी कैसे जी है, लोगों के साथ कैसे पेश आए हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल मेक यू से समथिंग व्हेन यू आर पासिंग. आपके मुंह से कुछ तो निकलेगा, चाहे मुंह से ना निकले, दिल से जरूर निकलेगा. And the question to ask is, what do I want it to be? And what will ensure that I always stay true to that? मैं मरते हुए क्या बोलना चाहता हूं या चाहती हूं, या क्या महसूस करना चाहता हूं या चाहती हूं, एंड मेरी जिंदगी मैं कैसे जीऊं so that that becomes true. क्योंकि अगर वो आप कर गए, किसको पता है कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं, किसको पता है कि मरने के बाद हम कहां जाते हैं या कहीं जाते हैं कि भी नहीं. बट इन दैट मोमेंट I'd like to believe you will set yourself free in a way that nothing else will. And that would be my hope, my dream, my wish for all of you. Thank you so much.